नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। मंगलौर उपचुनाव के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी रुड़की के एक निजी होटल पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भंडाना को लेकर कहा कि वह जीतने वाले प्रत्याशी हैं और इस बार वे मंगलौर विधानसभा से चुनाव जीतकर इतिहास बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनको सूर्य समाज का वोट मिलने जा रहा है। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे चाहिए और ये मंगलौर का दुर्भाग्य है कि यहाँ तक जो भी विधायक रहे उन्होंने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मंगलौर विकास के मामले में पिछड़ा हुआ चला गया। जिस उत्तराखंड में पिछले 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐतिहासिक विकास हुआ है, चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, चाहे वो पहाड़ का क्षेत्र है, लेकिन मंगलौर विधानसभा क्षेत्र उससे अधूरा है। अब यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। उस विकास के लिए यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करतार भंडाना, क्योंकि अगर क्षेत्र का विकास कराना है तो सरकार में हिस्सेदारी चाहिए और उत्तराखंड की सरकार में हिस्सेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दे सकता है, कोई दूसरा नहीं। 10 सालों में चाहे देश में हो या प्रदेश में विकास ने रफ्तार पकड़ी। इन सरकारों ने गांव, गरीब, किसान, युवा हर किसी के लिए अब घंटों में आदमी पहुंच जाता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर इस बार जीत मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी की होगी। करतार भंडाना की निश्चित तौर पर जीत जाएंगे और सरकार में इस क्षेत्र को हिस्सेदारी मिलेगी, ये पक्का है। आप देखेंगे आज सारे आज तीसरी बार 1962 के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार देश के नेता उठेगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती और लोगों ने मन बना दिया। लोगों को विकास चाहिए तो लोग विकास के लिए वोट डालेंगे। उपचुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते 10 जुलाई को दोनों ही सीटों पर मतदान होना है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो पार्टी के बड़े नेता जल्द ही उत्तराखंड की दोनों सीटों पर प्रचार गरमाने आ सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशियों ने सचिन पायलट की डिमांड की है और जल्द ही सचिन पायलट चुनाव प्रचार करने इन दोनों सीटों पर आ सकते हैं। बड़े नेता सचिन पायलट हों और तमाम लोगों की डिमांड्स गई हैं। हमें उम्मीद है कि मंगलौर में भी और बद्रीनाथ जी में भी सचिन पायलट साहब, जिनको हमारे दोनों प्रत्याशियों ने डिमांड किया है, उनको निमंत्रण हमने दिया है। उत्तराखंड के 2 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव वे हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। ये कार्यशाला देहरादून में 14 और 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, वहीं सभी 5 लोकसभा सीटों पर जिताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त करेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संसद में हिंदू समाज का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14 और 15 जुलाई को होने वाली है
और जिसमें करीब हमारे 1200 से भी अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में होने वाले हमारे पंचायत चुनाव की बात हो, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। वर्षा ऋतु आगमन ही मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में भीषण बारिश के अनुमान के तहत कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड आपदा सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला कुमाऊं क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर निकल पड़े। आपदा प्रबंधक सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला के आगमन और जनपद उधम सिंह नगर में आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जसपुर काशीपुर क्षेत्र का सिंचाई विभाग कुछ हरकत में आया और आपदा से निपटने के लिए वे आगामी बरसात में बाढ़ की तरह से क्षेत्र को बचाए जाने के कार्य शुरू कर दिए गए। रहता है हमें कि जैसे कोई आपदा आती है या कोई भी आदमी दुर्घटना, कोई बाढ़, सब काम हमारा होता है। और इसीलिए हमने जो बाढ़ चिन्हित क्षेत्र हैं तो उसमें हमने जाके देखा, ये ग्राम है राजपुर, तो राजपुर में आगे देखा तो राजपुर में गांव डूब जाते हैं। और ये आप देख ही रहे हैं, पूरी ऐसी आती है और पूरी कटान हो रहा है। और अब बगल में नादही है और यहाँ पर स्कूल के बच्चे वगैरह हैं, इनका रेस्क्यू करना पड़ जाता है। कभी कभार स्कूल बच्चे पढ़ के आते हैं, उनको निकालना पड़ता है। तो हम पहले से तैयारी में लगे पड़े हैं और जितने भी हमारे उपकरण हैं, आपदा के उपकरण हैं, सब तैयारी हालत में रखे हुए हैं और कहीं ऐसी घटना ना घटे, इसलिए अब पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। विभाग वाले जाने, जो हमारा काम है हम तो फायर के हैं, हमारा जो काम है वो तो हम कर ही रहे हैं। ये खैर कमियाँ हैं सिंचाई विभाग की भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हो सकता है देर हो, कोई परेशानी हो उनकी, लेकिन काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ किचन में वगैरह करा है और एरिया बारिश में कम किया है, आप कर रहे हैं। इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि क्या तैयारी है। जी बिल्कुल, हम लोग सब तैयारी हालत में हैं और तैयारी हालत में रहेंगे और हमेशा तैयारी हालत में रहते हैं। हमारे कर्मचारी भी, ट्रेन कर्मचारी हैं, वो भी सब तैयारी हालत में रहते हैं। और बगल में बाढ़ चौकी है, बाढ़ चौकी में भी कर्मचारी रहते हैं, एसडीआरएफ लाइन पे भी मैंने अपने पास से खुद कंप्लेन की थी। उसको देखते हुए पिछली बरसात पूरी बीतने के बाद भी साल भर से इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये गिनती के ब्लॉक इसमें लगे हैं, इसके लिए भी बोला गया था पर कभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कल पानी एक बार नदी में आने के कारण फिर दोबारा से कट्टा मट्टी भरनी शुरू कर दी है, जो इसका स्थायी रूल नहीं है। और हमारे जो पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी हैं, उन्होंने सिंचाई विभाग से एनओसी मांगी थी कि ट्यूबवेल हम अपने पास से लगवा देंगे, एनओसी नहीं दी और बोले कि हम काम कराएंगे और अभी तक इस पर काम की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी ढिलाई है, पूरे वर्ष सूखा होने के कारण भी इस पर काम नहीं हो पाया है। और अब दोबारा में बरसात सिर पे है और नदी का तेज बहाव होने के कारण ये तो टूट ही जाना है, बार बार विशेष रूप से बोला जा रहा है। फिर भी जो है चीनी मिल हमारी नीचे है, सारे किसानी तो क्षेत्र हमारा चीनी मिल पर डिपेंड है, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ पर तो अभी मौके पे तो नहीं पहुँचे हैं देखने, पर इसके बारे में उन्होंने वार्ता रखी है, पर अभी यहाँ पर उस तरह से कोई सिंचाई विभाग ने अभी कार्रवाई नहीं की है। जो ये तो बिल्कुल फेल है। पिछली बार भी खूब काफ़ी कट्टा का फिशिंग हुई थी, जाल में भी मैंने लड़के जाल में बंधवाई थी, बाकी फेल है। ये चीज़ें सार्थक नहीं है यहाँ पर पीका नदी के ऊपर। तो वही बोला गया है कि अभी 6 ट्यूबवेल के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने, देखो कब से इस पर काम होता है। बे ट्यूबवेल अगर इस पर लगती हैं तो कुछ मैं कहता हूँ राहत की सांस लेने को मिलेगी। इससे क्षेत्र तो सारे ही ग्रसित है, चीनी मिल जाती है तो पूरे जसपुर विधानसभा को नुकसानदायक है। सबसे बड़ी तो चीनी मिल है हमारे क्षेत्र की। इसके नीचे राजपुर, पूरनपुर, नादई, ये सभी जो है फिर नीचे बॉर्डर का क्षेत्र लगते हैं, हरकिशनपुर है, जाफराबाद है, कई गाँव इसके क्षेत्र के कागारपुर पर खड़े हैं।
पौड़ी जिले के श्रीनगर तहसील के अंतर्गत रामपुर में चल रहे ऋषिकेश कर्नाप्रयाग रेल परियोजना को देवप्रयाग से जनासू टनल 8 में ग्रामीणों के कार्य बाधित करने के दौरान 7 मजदूर टनल के अंदर फंसे रहे। दरअसल टनल के अंदर आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले मजदूरों की रात की शिफ्ट खत्म होने के बाद दूसरे मजदूरों को उनकी जगह काम करने के लिए जाना था। ग्रामीणों द्वारा कार्य बाधित करने के दौरान शिफ्ट बदल नहीं पाई और मजदूर टनल के अंदर 2 घंटे तक फंसे रहे। RVNL पैकेज 4 के प्रशासनिक अधिकारी श्यामादत्त जोशी ने कहा कि ग्रामीणों के कार्य बाधित करने के दौरान शिफ्ट बदली न होने के चलते 7 मजदूर टनल के अंदर 2 घंटे तक फंसे रहे। कहा कि टनल को कोई क्षति ना हो, जिसके चलते आवश्यक सेवाएं चालू रखी जाती हैं। कहा कि मजदूरों को किसी प्रकार के वेंटिलेशन की कमी ना हो, जिसको देखते हुए उन्हें टनल से तत्काल बाहर निकाल लिया गया। ये ग्राम रामपुर है, तहसील श्रीनगर क्षेत्रांतर्गत। इसमें सूचना प्राप्त हुई और श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे आदेशित किया गया। मैं मौके पर आया। यहाँ LNT का जो हमारा रेल सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा, उसमें 8 मजदूर जो आवश्यक सेवा के व्यक्ति थे अंदर थे। फिर उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और सब लोग सुरक्षित है बाहर। ऐसा संज्ञान में आया था कि अंदर वो काम कर रहे हैं और बाहर ग्रामीणों के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा। कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, उस दृष्टिकोण से उन लोगों को हमने बाहर सुरक्षित निकाल लिया। दिक्कत क्या हो रही है, हमारे सारे मकान फट गए। मकान से हम जब प्लास्टिक होते हम सब बाहर आ जाते हैं और हमको कितने महीनों से ये शासन दिया, हमें आपको मकान बना के देंगे, ये देंगे, सो देंगे। चलो हर चीज की बात हम मान, पर लेकिन इन्होंने आज हम कितने दिन हो गए हम यहाँ धरना पे भी बैठे हुए हैं। हमको कह रहे हैं कि इतने तारीख देंगे, उतने तारीख देंगे, इतने महीने में देंगे, कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ये कितने दिन हम तहसील भी गए, वहां भी चले गए, कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे पास। आज हम यहाँ से खड़े ही नहीं उठेंगे बस जब तक हमारा पूरा फैसला नहीं हुआ। हमारे यहाँ गांव में रहने के लिए एक मकान तो हमारे क्षतिग्रस्त हो गए, पूरे रोडों की पूरे हाल हो रखे हैं ना। हमारे यहाँ कुछ काम हो रहा है, प्रशासन हमारे सुन रहे हैं। तो हमारी यही है कि सर हम यही रहेंगे, धरने पे रहेंगे। हम जब तक जाम तब तक लगाएंगे जब तक हमारी पूरी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के किच्छा में 4 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। किच्छा पुलिस ने आरोपी युवती एवं उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवर एवं नकदी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार विगत 30 जून की सुबह किच्छा के पंजाबी मोहल्ला निवासी 64 वर्षीय विजय लक्ष्मी जायसवाल का शव उसके अपने घर में बिस्तर पर बरामद हुआ। अस्थमा रोग में पीड़ित विजय लक्ष्मी की मौत के बाद संभावना जताई जा रही थी कि देर रात्रि अस्थमा का अटैक पड़ने के बाद उसकी मौत हो गई होगी। परिजनों के द्वारा जांच के बाद सामने आया कि मृतका विजय लक्ष्मी द्वारा पहने गए जेवर सहित उसकी पोटली घर पर गायब है। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी थी। जो जायसवाल जी है हमारा किच्चा के, उनके माता जी हैं। तो माता जी को पहले से ही दमे का बीमारी था। तो वंस अर्ली मॉर्निंग शी वाज फाउंड डेड। जो दमे की बीमारी था उस माता जी को शी वाज फाउंड डेड अर्ली मॉर्निंग और उसके हाथ में वो था इनहेलर था। तो कोई चोट नहीं है, कोई इंजुरी नहीं है, किसी प्रकार की डैमेज नहीं है बॉडी पे। कहीं पे सही में सीन ऑफ क्राइम में कोई वायलेंस का कोई निशान भी नहीं था। मान तो लिया था कि ये तो संभवतः प्रथम दृष्टया में कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा, संभवतः फर्स्ट प्ले में। तो शाम तक इनको पता चल गया कि भाई ये जो है वहाँ पे गहने माता जी का मिसिंग है। तब इनको लगा कि कुछ तो कोई चोरी वोरी हो गया होगा। दैट इज़ व्हाट देयर फर्स्ट इमेज वाज। परंतु इन्होंने धीरे धीरे शक जताते रहे कि भाई हमें लगता है कि ये जो केयर टेकर है इनके द्वारा कुछ किया होगा। तो इस संशय के आधार पर इन्होंने अगले दिन तक तहरीर दिया था। 2 तारीख को तहरीर भी दे दिया। तो तब तक चीज़ें क्लियर भी हो गई कि काफ़ी CCTV CDR सब देखकर हमने भी
एक वर्कआउट टाइप कर ही लिया था कि ये इनका रोल संदिग्ध है। तो इन्होंने भी साथ साथ में हमारे टीम के साथ जुड़े हुए काम कर रहे थे। ये पंचायतनामा की जो जांच की कार्रवाई है उसी दौरान ये भी सारे सबूतों को उपलब्ध करा रहे थे, आसपास की सीसीटीवी कैमरा वो देख रहे थे। 2 तारीख को इनके द्वारा तहरीर भी दिया गया है, जहां पर इन्होंने अंजलि और शिवम के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। तत्काल हमने 302 का FIR भी पंजीकृत कर लिया गया। तब तक हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, वो भी फाउल प्ले को कंक्लूड कर लिया, बेसिकली उसको कंफर्म कर लिया। तो कहानी ये होता है कि जो इनके घर में एक मतलब बेसिकली जिन्होंने पाल के इनको बेटी की तरह रखा था, वो अंजलि, वो अपना बेटी मानती थी, वो माताजी का टेक केयर करते थे वो, लेकिन केवल घर की लड़की की तरह नहीं रहती थी। वो क्या करती थी, जब माताजी अकेली रहती थी, जल्दी सो जाती थी, अपना जो कोई दूर का बुआ का लड़का के साथ उसका संबंध था तो वो उसको लेके आती थी। तो ये सारी चीज़ें करता था। तो ये अंजलि का ना कहीं किच्चा में मकान बन रहा है, तो मकान की वजह से ना कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा देनदारी हो गया था, तो कर्जा हो गया था। तो शिवम इसको ये आइडिया देता है कि बुढ़िया जो है, हमारा जो बुजुर्ग माता है, वो बहुत सारे ज्वेलरी पहनती है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं था, वो एक चेन और एक अंगूठा ऐसा जो नॉर्मल एक लेडीज़ पहनती है, उस पर पड़ गई इनको नज़र। तो इन्होंने ये प्लान किया, जब बुढ़िया होती रहती है तो हम ये काम कर देंगे, उस औरत की कुछ ना कुछ करके उसको दबा के निपटा देंगे। तो इसी व्यवस्थित प्लान के तहत वो 29 की रात को ये करा इन्होंने। जो महिला आई, जो पहले से दरवाज़ा बंद खोल के रखा था, शिवम भी आता है, जो महिला सो गई थी खाना खा के, तो उसके ऐसे ही निकालने का कोशिश किया इन्होंने सब। शहर के राजपुरा में वार्ड नंबर 12 के पार्षद राधा आर्या और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार द्वारा शिल्पाकार सेवा संस्थान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन समेत कई प्रकार की जांचें की गई। शिविर में सुबह से शाम तक लोगों की काफी भीड़ रही। वहीं स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। निवर्तमान पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार ने बताया कि बरसात के दौरान कई सारी बीमारियां होती है, जिसके चलते आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य का प्रशिक्षण किया, साथ ही परामर्श के बाद दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। और किस तरह के उपचार यहाँ पे हो रहा है? बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बरसातों के चलते ही जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड, निमोनिया आदि ऐसे कई बीमारियां हैं जो लोगों को पकड़ती हैं गंदगी की वजह से। इसी के चलते आज हमने शंकर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की वजह से साथ मिलकर ये निःशुल्क कैंप का शिविर का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टरों के परामर्श अनुसार उन्हें देखते हुए उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। और किस तरह का इलाज यहाँ पे हो रहा है? इसमें 9 तरीके की छोटी बड़ी जांचें हैं, ब्लड की और हीमोग्लोबिन जांच है, शुगर की जांच है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और KFT LFT दोनों जांचें हैं। अभी थोड़ी देर में वो चालू हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर साहब आ नहीं पाए हैं। और मैंने इसमें भी इंक्लूड करी थी, शायद वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की। वो शायद नेक्स्ट वीक में एक कैंप लगाऊँ तो उसमें वो इंक्लूड करी जाएगी वो जाँचें। यहाँ पे हम लोग शंकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा यहाँ पे हमारा शिविर लगाया गया है, जिसमें कि हमने HbA1c हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया और अपना जो है कि डेंगू और मलेरिया की जांचें हो गई है ना, हीमोग्लोबिन, ये सारी जांचें मुफ्त की जा रही हैं, जिसमें हमारा फ्री जो है मुफ्त दवाइयाँ वितरण भी हो रहा है, फ्री परामर्श भी दिया जा रहा है। और जहाँ हम देख रहे हो कि मरीजों को यहाँ पे ज़्यादातर जो है कि डायबिटीज़ की शिकायत काफ़ी देखने को मिल रही है, सीजनल बुखार है थोड़ा, है ना, कम मलेरिया के भी काफ़ी पेशेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं जी। तो यहाँ पे काफ़ी जो है कि ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। बरसात के मौसम में जिस प्रकार से बीमारियाँ होती है, डेंगू, मलेरिया, उससे बचने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर आप हिदायत दे रहे हैं और किस प्रकार प्रिकॉशन लेने की बातें कर रहे हैं? यही है कि यहाँ पे जितने भी मरीज़ आ रहे हैं उनको प्रिकॉशन के लिए यही बोला जा रहा है कि साफ सुथरा अपना एनवायरनमेंट रखें आसपास, जो कि पानी बरसातों के समय पे क्या होता है कि पानी इकट्ठा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या फिर मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। मलेरिया नहीं और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से बुखार आना या फिर किसी भी तरीके की कमजोरी आना, शरीर में दर्द होना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वो हम मरीज़ ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर मलेरिया और डेंगू के हमें देखने को मिले।
आज से ठीक 2 महीने पहले एएनबी न्यूज के द्वारा हल्द्वानी के पशु चिकित्सालय में लंबे समय से प्रतिबंधित डॉग वैक्सीन लगाए जाने को लेकर स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था। इसमें पशु चिकित्सालय का कर्मचारी डॉग वैक्सीन बेचते हुए हमारे कैमरे में कैद हुआ था। उसके बाद 2 महीने बाद भी मामले पर अभी तक जांच के नाम पर मामले को दबाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर जब नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह से पूछा गया कि प्रतिबंधित डॉग वैक्सीन को बेचने के मामले में की जा रही जांच में क्या हुआ, तो नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह देती ने कहा कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। तो क्या जांच हुई है इसमें और क्या इस मामले में क्या जो दोषी हैं क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? अभी इसमें एक जांच समिति हमने गठित करी थी, पशुपालन विभाग का पक्ष प्राप्त हुआ है। अभी इसमें जो तृतीय पक्ष है वेरिफिकेशन के लिए उसको हमने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। जिलाधिकारियों की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। मैम, क्योंकि लंबा समय हो गया आपकी तरफ से 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट देने की बात हमने विभागों को इसमें रिमाइंडर भेजा है। जैसे ही रिपोर्ट आती है हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक आज से 2 महीने पहले यानी 4 मई को हमारे द्वारा एक खबर बनाई गई जिसमें पशु चिकित्सालय हल्द्वानी के अंदर लंबे समय से डॉग वैक्सीन को बेचने का बड़ा यहाँ पर कारनामा चल रहा था, जिसकी जानकारी हमको मिलने के बाद हमारे द्वारा इस पूरे मामले पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो डॉग वैक्सीन को बेचने का खेल चल रहा था इसकी जानकारी जब एएनबी न्यूज़ को लगी तो हमारे द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उस स्टिंग ऑपरेशन में कर्मचारी के द्वारा हमको भी वैक्सीन बेचने की बात खुले तौर पे सामने आई, जिसको लेकर के यहाँ पर जब हमारे द्वारा खबर बनाई गई तो पशु चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। और जब हमारे द्वारा इसकी शिकायत नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह को की गई तो उनके द्वारा इसमें एक जांच कमेटी बना करके 15 दिन के अंदर उसकी जांच की रिपोर्ट आने की बात हमसे कही गई। लेकिन आज 2 महीने होने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है। हाँ, सिर्फ जो चतुर कर्मचारी था जो हमारे कैमरे में कैद हुआ था उसको हल्द्वानी से भीमताल के लिए अटैच जरूर कर दिया गया है। 2 महीने पहले ही कर दिया था और उसके बाद से अभी तक जांच के नाम पर केवल यहाँ पर खाना पूर्ति की जा रही है। डीएम वंदना सिंह के द्वारा जो हमसे हमारे द्वारा आज पूछा गया कि उस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है तो उनका भी यही कहना था कि उस मामले में जांच चल रही है। अब जांच 2 महीने तक चलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जांच में आखिरकार क्या निकलेगा, क्योंकि जांच अधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों को ही बनाया गया है और जांच सीधा उस जांच में वीडियो था। उस वीडियो में जो यहाँ पर कर्मचारी था वो डॉग वैक्सीन बेच रहा था, जिसका यहाँ पर अधिकार पशु चिकित्सा के अंदर नहीं है बेचने का। उसको यहाँ पर मन चाहे रेटों में बेचा जा रहा था और उसके बाद वो वैक्सीन यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं यहाँ हल्द्वानी पशु चिकित्सा के डॉक्टर R.K. पाठक उनकी रजामंदी से बेचा जा रहा था। इसका भी यहाँ पर पूरी तरीके से खुलासा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ना ही डॉक्टर पर कोई आँच आई और ना ही कोई कार्रवाई यहाँ पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और डीएम वंदना सिंह के द्वारा हमारे द्वारा जब पूछा गया तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 2 महीने से अभी जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो क्या जांच रिपोर्ट आएगी इससे साफ समझा जा सकता है जांच के नाम पर लंबा यहाँ पर समय लगा दिया जाता है, जांच आती नहीं है और उसको लेकर के अब देखना होगा कि वो जांच रिपोर्ट कब तक आती है। क्योंकि हमारे सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो उस जांच रिपोर्ट में मुझे ही यहाँ पर कसूरवार ठहराया गया है। ये कहा गया है कि मेरे द्वारा ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में जाकर के वैक्सीन लगाने के लिए दवा बनाया गया था डॉगी को। अब ये समझा जा सकता है कि अगर वैक्सीन मैं दवा भी बना रहा था तो क्यों हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन थी और क्यों वैक्सीन लगाई गई। यानी प्रतिबंधित वैक्सीन को हॉस्पिटल में पहले से लगाया जा रहा था और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके से मनचाहे रेट यहाँ पर वसूले जा रहे थे डॉग लवर से। बात की जाए तो जो जिलाधिकारी है उनकी तरफ से हालांकि इसमें कुछ नहीं कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें जांच चल रही है और जांच के बाद इसमें जो भी फैसला होगा वो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज़, हल्द्वानी। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहे एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।